आज का मेरा टॉपिक है वायु राशि, एयर मास। वायु राशि क्या होता है, या कैसे किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है या किसी निश्चित भूभाग को प्रभावित करती है। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या को हम दूर करेंगे। चलते हैं वायु राशि को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, वायु राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्यतः दो एलिमेंट, तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वायु राशियाँ तापमान और आर्द्रता के बिना अधूरे हैं। यह कह ले सकते हैं कि वायु राशियों का जन्म, फॉर्मेशन या उत्पत्ति तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। चलते हैं वायु राशि क्या होता है समझते हैं। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में, एक शब्द आया है क्षैतिज। अब क्षैतिज रूप में जो है तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं होती है। अब क्षैतिज होता क्या है, ये क्षैतिज, ये लाइन को हम क्षैतिज लाइन कहते हैं। इसी से वायु राशियाँ मूव करती हैं। जो है इसी क्रम में आगे चलते हैं कि वायु राशियों से क्या होता है। वायु राशियों से जो है विश्व की अधिकांश मौसम संबंधी जो है परिवर्तन होते हैं, या इनकी क्रिया प्रतिक्रिया से ही जो है मौसम संबंधी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए क्या जिम्मेदार या कौन जिम्मेदार होते हैं, कैसे वायु राशियों की उत्पत्ति होती है, इनका जन्म कैसे होता है। देखिए, अब वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन है। एक जो है स्थल एरिया होना चाहिए और दूसरा जो है सागर एरिया होना चाहिए। यदि ये दोनों साथ आ गए, यदि स्थल और सागर दोनों साथ आ गए, ठीक है, लैंड और सी दोनों साथ आ गए, तो वायु राशि की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे ही इन दोनों के बीच से वायु राशियाँ गुजरती हैं या चलती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह स्थल और सागर दोनों से प्रभावित होंगे। स्थल से तापमान और सागर से आर्द्रता कलेक्ट करेंगी और सीधी न्यूट्रल सीधे मूव कर जाएंगी, ठीक है। इसीलिए जो है वायु राशियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन की आवश्यकता होती है, या तो स्थल या तो सागर क्षेत्र होना आवश्यक है। जहाँ पर वायु राशियाँ उतरती हैं वह क्षेत्र या तो स्थल होता है या तो सागर होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यदि दोनों हो जाए तो वहाँ पर वायु राशियाँ मूव नहीं करेंगी, डाउनवर्ड नहीं करेंगी, वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। अभी मैं दो ग्राफ बनाया था, ऐसे और ऐसे। अब जो है वायु राशियाँ, यहाँ हमारा लैंड है, यहाँ सी है, यह स्थल है और ये स्थल है और ये समुद्र है। इसके बीच से जब वायु राशि जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों जो है टेम्परेचर को अवशोषित करेंगे, लो को हाई को, ठीक है। हाई जो है तापमान होगा और लो में जो है आर्द्रताएं हो जाएंगी और सीधे ये चली जाती हैं। लेकिन इनकी अनुपस्थिति होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर वायु राशियाँ, जैसे इसको इस प्रकार से हम समझते हैं, मान लीजिए यह क्षेत्र हो गया और वायु राशियाँ जो हैं ऊपर से मूव कर रही हैं, ऐसे है, ऐसे। तो जैसे ही समुद्र, मान लीजिए ये जो है हमारा सी आ गया, ये सी एरिया आ गया, यहाँ से वायु राशियाँ धीरे धीरे मूव करना नीचे चालू हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे नीचे डाउनवर्ड होने चालू हो जाएंगे नीचे। ऐसे तो ऊपर से चली जाती थी, लेकिन जैसे ही स्थल या समुद्र
दिखा वहाँ से वायु राशियाँ प्रभावित होने लगी, क्योंकि जो है समुद्र ये जो है अपनी ओर खींचता रहेगा वायु राशियों को, जो ये वायु राशियाँ हैं डाउनवर्ड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे ही डाउनवर्ड होंगी, जैसे ही मूव करेंगी नीचे की तरफ, यहाँ से जो है आर्द्रता को अवशोषित कर लेंगी। अब आर्द्रता जब अवशोषित कर लेंगी तो वायु राशियाँ जो है किसी निश्चित क्षेत्र में जाके जो है जब इनका संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, तो वहाँ पर वर्षा करा देती है। इसीलिए मैंने कहा कि विश्व की अधिकांश मौसम संबंधी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होता है वो वायु राशियों पर डिपेंड करता है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब देखिए उद्गम क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। उद्गम क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत तापमान आर्द्रता के आधार पर वायु राशियों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ध्रुवीय वायु राशियाँ, सेकेंड है उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ। अब देखिए ध्रुवीय जो है पोलर एयर मास क्या होता है या ट्रॉपिकल एयर मास क्या होता है पढ़ते हैं। अब देखिए ध्रुवीय वायु राशियाँ क्या होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ध्रुवीय वायु राशियाँ, पोलर एयर मास, यह वायु राशि ध्रुवीय उच्च अक्षांश में उत्पन्न होती है। मतलब जो है उच्च अक्षांश, पोलर, या तो साउथ या तो नॉर्थ, मैक्सिमम जो है यह नॉर्थ में जो है वायु राशियाँ का प्रभाव देखा जाता है। अब देखिए वायु राशियाँ ध्रुवीय उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं। इसका उत्तम उदाहरण मध्य कनाडा में उत्पन्न होने वाली वायु राशियाँ। अब देखिए मध्य कनाडा जो है अगर उसका मैप देखा जाए विश्व स्तर पे, तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो है झील सागर पाए जाते हैं। जब उसके ऊपर से वायु राशियाँ गुजरती हैं तो जो है मान लीजिए यह कनाडा एरिया है, अब इसके ऊपर से वायु राशियाँ गुजरी तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएंगे ऐसे। जब इस क्षेत्र से फिर आगे बढ़ेंगी तो ये स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगी ऐसे। तो यहाँ से जो है अब मॉइस्चर को कलेक्ट कर लें, नमी को जो है अवशोषित कर लें, और जो है आगे किसी निश्चित क्षेत्र में जहाँ पर लैंड भूमि दिखेगा वहाँ पर वर्षा करा देंगे। अब जो है ध्रुवीय वायु राशियों को हम जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का मतलब पोलर होता है। वायु राशि का एक अन्य रूप आर्कटिक वायु राशि भी होती है जिसे ए से कहते हैं। अब आर्कटिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर उस वायु राशि को, जो वायु राशियाँ वहाँ से मूव करती हैं उस क्षेत्र से, आर्कटिक क्षेत्र से जब वायु राशियाँ मूव करती हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट मैप पर कैपिटल ए से करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ। अब उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ क्या होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एयर मास इंग्लिश में बोलते हैं। यह वायु राशियाँ उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होती हैं, जिससे टी अर्थात ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल कहते हैं, जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रॉपिकल, टी से ट्रॉपिकल। इसमें उष्ण कटिबंधीय गुण होते हैं और ये गर्म तथा आर्द्र होते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंध मतलब जो है वह क्षेत्र जहाँ पर जो है सागर और भूमि दोनों उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में जो है दोनों प्रकार के जो है गुण पाए जाते हैं, गर्म तथा आर्द्र होते हैं। टेम्परेचर और जो है आर्द्रता दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। यह भूमध्य रेखा के पास पाई जाने वाली वायु राशि होती है, जिसे हम इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय वायु राशि भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वायु राशि जो है मुख्यतः जो है भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसीलिए इसको हम जो है इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय वायु राशि भी कहते हैं।
इसको जो है भूमध्य रेखीय वायु राशि को हम जो है मुख्यतः ई से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय होती है, इक्वेटोरियल अर्थात भूमध्य रेखीय वायु राशि को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है हमारा जो है आज का टॉपिक वायु राशि था। अब जो है इसके वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़े पोलर, दूसरा पढ़े जो है हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। अब चलते हैं वायु राशियों को जो है आर्द्रता के आधार पर कैसे बांटा गया है। आर्द्रता के आधार पर वायु राशि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, महासागरीय वायु राशियाँ और महाद्वीपीय वायु राशियाँ। अब देखिए महासागरीय वायु राशियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो है मैरीटाइम एयर मास क्या होता है, यह वह राशि होती है जो समुद्रों पर विकसित होती है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है महासागरीय वायु राशि। महासागरीय का मतलब होता है ये कि समुद्र। अब जब इनका जन्म जो है समुद्र, नाम से ही लग रहा है कि इनका जन्म, इनका फॉर्मेशन, इनकी उत्पत्ति जो है समुद्र के ऊपरी सतह पर होती है। इसमें काफ़ी आर्द्रता होती है, क्योंकि भाई पूरा समुद्र होता है तो आर्द्रता स्वाभाविक सी बात है कि होगी। इस वायु राशि को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुवीय समुद्रों पर विकसित होने वाली महासागरीय वायु राशि को MP, ठीक है, मैरीटाइम पोलर MP से रिप्रेजेंट करते हैं, मैरीटाइम पोलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र पर विकसित होने वाली वायु राशि को MT मतलब होता है मैरीटाइम ट्रॉपिकल रीजन, अर्थात जो है। अब देखिए कंडीशन क्या होता है महासागर तो हमारे पोलर पर भी पाए जा सकते हैं और मीडिएटर अर्थात जो है इक्वेटर पर भी पाए जा सकते हैं, ध्रुवों पर भी पाए जा सकते हैं, पोलर पर भी पाए जा सकते हैं और इक्वेटर पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो महासागर हैं, अब जब महासागरीय वायु राशियाँ पोलर पे पाई जाती हैं, ध्रुवों पे पाई जाती हैं, तो उसे MP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब यही राशियाँ जो महासागरीय राशियाँ हैं, यही राशियाँ भूमध्य रेखा पर पाई जाती हैं तो उसे MT से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात मैरीटाइम ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। आगे इसी कड़ी में चलते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर की वायु राशि MP तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली वायु राशि को MT कहते हैं। देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर की वायु राशि को MP क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तरी महासागर वायु राशि जो है अब उत्तर में पाई जाएगी ना भाई। जब उत्तर में पाई जाएगी तो सीधी सी बात है, अब जैसे ऊपर जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे, पोलर आ जाएंगे, इसीलिए जो है उसे MP से रिप्रेजेंट करेंगे, MP। जब यही वायु राशियाँ महासागर में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती हैं तो इसे MT से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैक्सिको जो है कहीं ना कहीं जो है ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, अर्थात भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द, भूमध्य रेखा के आसपास आ जाता है, इसीलिए जो इसे हम MT से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। महाद्वीपीय वायु राशियाँ, ये तो थी हमारी जो है महासागरीय वायु राशियाँ। महासागरीय वायु राशियाँ को हम जो है पढ़ लिए। अब चलते हैं महाद्वीपीय। बस जैसे हम महासागरीय को पढ़े हैं वैसे ही महाद्वीपीय को पढ़ेंगे। अब देखिए महाद्वीपीय वायु राशियों को हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल एयर मास कहते हैं। कॉन्टिनेंटल एयर मास जो है महाद्वीपों पर उत्पन्न हो वाली राशियाँ होती हैं, अर्थात ये राशियाँ जो है कम आर्द्रता युक्त होती हैं, क्योंकि भाई जब कोई भी हवा किसी भी लैंड एरिया से गुजरेगा, किसी भी स्थल एरिया से गुजरेगा, तो वहाँ पर जो है मॉइस्चर तो होगा नहीं, नमी होगा नहीं, आर्द्रता होगा नहीं, तो कहाँ से अवशोषित करेंगी।
तो अब इसमें कम आर्द्रता पाई जाती है। अब महाद्वीपीय वायु राशियों को, कॉन्टिनेंटल एयर मास को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। अब जब यही महाद्वीपीय वायु राशियाँ जो है बीच बीच में छोटे छोटे सागर, झील, नदियाँ से गुजरती हैं, तो वहाँ से हल्का फुल्का जो है नमी अवशोषित कर लेती हैं, जो कहीं ना कहीं जो है वायु राशियों को गति प्रदान करती है। इसी क्षेत्र में हम चलते हैं। अब जो है